हेलो गाइस। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उस सेशन के अंदर हम एक पॉलिटी का नया इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे मेनली एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि किस ऑब्जेक्ट से ये लॉ बनाया गया है। ओके, साथ में अगर डिफेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड इशूज़ क्या क्या है। ओके, इशूज़ हैं तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस के अंदर जानेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम ये जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे न्यूज़ में रहता ही क्यों है। ओके, आप बहुत बार देखा होगा, जैसे रिसेंटली में अभी राजस्थान के केस में आपने देखा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो भी कांग्रेस का सीएम था और वाइस चेयरमैन था, उनके बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल चली थी। तो उस केस में हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी थी कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे ही बहुत सारी गवर्नमेंट में ये केसेस चलते आए हैं। जैसे कि अभी मणिपुर गवर्नमेंट में ये केस आया था, वो कर्नाटक के केस में आया, एमपी गवर्नमेंट ने भी एंटी डिफेक्शन का लॉ चला था, अरुणाचल, उत्तराखंड, ऐसे बहुत सी गवर्नमेंट में ये डिफेक्शन के केसेस आए थे। ओके, तो इस सब को कर्व करने के लिए कि ये डिफेक्शन ओकेजनली होते जा रहे हैं, तो इन सबको कर्व करने के लिए 1985 में सबसे पहले 52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई। उस 52nd अमेंडमेंट के अंदर ओके ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिससे कि ये डिफेक्शन को रोका जा सके, और उसके अंदर 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो आप ये पहले समझ लिए कि ये डिफेक्शन होता क्या है। डिफेक्शन मतलब ये होता है कि जब भी कोई मेंबर अगर अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा है, उसको छोड़ के कोई अपोजिशन की पार्टी में मिल जाता है, या फिर अपनी पार्टी के डिसीजंस को ऑबो नहीं करता है, उस केस में वो डिफेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वो अपनी पार्टी की मैंडेट को छोड़ के दूसरे के साथ मिलता है और वो गवर्नमेंट जो अभी रूल कर रही है वो अनस्टेबल बन जाती है। ओके, तो इस अनस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। ओके, तो ये आप पहली लाइन पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट द पॉलिटिकल डिफेक्शंस। ओके, जो डिफेक्शंस किसी ऑफिस की भूख से या फिर उसकी लालसा से या फिर किसी मेटेरियल बेनिफिट्स के कारण हुआ हो, उस सब को रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। ओके, और उसको 2002 में एक बार अमेंडमेंट हुई थी, तो उसके जो भी रिफाइनिंग किया गया वो भी किया था हम लोगों ने। ओके, तो यही वही लिखा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्टेड टू इंश्योर दैट एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में ना जाए और जिस पार्टी से लड़ा है उसको डिफेक्ट ना करे। ओके, एक चीज और आपको याद रखने वाली है कि ये जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पार्लियामेंट के केस में एज वेल एज स्टेट असेंबलीज के केस में, दोनों के केस में एप्लीकेबल है। मतलब कोई भी एमपी या फिर एमएलए अगर अपनी पार्टी को डिफेक्ट करते हैं तो दोनों को अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जा सकता है और दोनों पे डिस्क्वालिफिकेशन के केस चल सकते हैं। ओके, 10 के अंदर ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं वो मेनली 4 हैं, और साथ में इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम अपनी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहला केस क्या है कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर मतलब एमपी और एमएलए वॉलेंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है। ओके, उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। सेकंड केस कि अपनी पार्टी जिससे वो इलेक्शंस लड़ा है उससे अगेंस्ट वोटिंग करता है। थर्ड केस कि कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स किसी और पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे एप्लीकेबल होगा। तो इस क्वेश्चन उठता है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौन होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शंस लड़े हैं विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, वो अपने इंडिपेंडेंटली लड़े हैं और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाए जाते हैं। ओके, ऐसे ही इसमें फोर्थ केस आता है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो कि अपनी मेंबरशिप के 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ता है तो उस केस में उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो लोकसभा के केस में 2 मेंबर नॉमिनेट करे, राज्यसभा के केस में 12 नॉमिनेट करे। ऐसे ही हमारे
पावर होती है गवर्नर को इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो उनको ये पावर होती है कि वो 6 महीने तक किसी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, बट उसके बाद अगर वो ज्वाइन होते हैं किसी पार्टी में तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन चलो होगा, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा कि हाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा या नहीं। तो इस केस में शेड्यूल 10 के अंदर ये साफ साफ लिखाया हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन कौन होता है? प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा के केसेस में हाउस को प्रेसिडेंट कौन करता है? स्पीकर। राज्यसभा के केस में कौन करता है? चेयरमैन। तो स्पीकर और चेयरमैन आर द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी इन फॉर द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10। ओके, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किस केसेस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं एप्लीकेबल होता। ओके, तो पहला हमारा एक्सेप्शंस क्या होता है कि किसी भी पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स जब एग्री करते हैं किसी और पार्टी में मर्ज होने के लिए, तो उस केस में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा सेकंड केस आता है कि कोई भी MP MLA अगर किसी हाउस का चेयरमैन या स्पीकर बनाए तो उस केस में भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन इसमें पहले आती थी कि कोई भी पार्टी अगर स्प्लिट होती है, स्प्लिट का मतलब जब कोई भी जैसे अभी भाजपा पार्टी हमारी वो अगर 2 पार्टी बनाना चाहे, ठीक है, तो उस केस में पहले ये लॉ था कि एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आज ये है कि अगर कोई भी पार्टी स्प्लिट होती है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, हमने अभी क्या पढ़ा कि इट इज एन फाइनल अथॉरिटी। ओके, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन उठता है कि इसके जो डिसीजन लिया जाएगा क्या वो जजुडिशरी रिव्यू के अंदर आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेरी जजमेंट में ये कहा है कि ये जो डिसीजन होगा स्पीकर का, प्रेसिडेंट का, ये जजुडिशरी रिव्यू के अंदर आता है। ओके, एक जैसे ही कि हमारा केस वो है किल होतो फॉलोअन केस 1993, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है कि जब प्रेसिडिंग ऑफिसर मीन स्पीकर ये डिसीजन ले रहा होता है शेड्यूल 10 के अंदर कि एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो उस केस में ये एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा होता है स्पीकर। तो हर एक ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होता है वो जजुडिशरी रिव्यू के अंदर आता है। इट मीन्स दैट जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा इस केस में वो जजुडिशरी रिव्यू के अंदर आएगा। ओके, तो ये आपने क्लियर हो गया ना कि उसका डिसीजन आएगा, क्यों होगा? क्योंकि वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसका कोई टाइम लिमिट दी गई है कि हाँ उसको 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि हाँ इतने टाइम के अंदर देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि अगर कभी कभी स्पीकर जल्दी डिसीजन लेता है, ओके, तो कभी कभी डिसीजन लेता ही नहीं है डिफेक्शन केस में। जैसे भी मणिपुर के केस में हमने देखा था कि मणिपुर के केस में क्या हुआ था कि स्पीकर के पास डिसीजन आए थे कि हमको कुछ मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना है और वो डिस्क्वालीफाई होने भी चाहिए। ओके, तो मणिपुर में स्पीकर ने उसको 5 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम में कोई डिसीजन ही नहीं लिया, तो आखिर में उसके हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हाँ ये डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, और उस समय उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि ये हमारे स्पीकर की पोस्ट को जो पावर दी गई है उसका कहीं ना कहीं ग्रॉस मिस यूटिलाइजेशन है। ओके, तो अब हम ये पढ़ते हैं डिफेक्शन लॉ के साथ इश्यूज क्या क्या है। हमने डिफेक्शन लॉ बनाया तो उसके साथ कुछ इश्यूज भी तो होंगे ना, वो पढ़ते हैं। पहला केस इशू क्या होता है? सबवर्जन ऑफ द इलेक्टोरल मैंडेट्स। इट मीन्स दैट आप जिस इलेक्टोरल मैंडेट से खड़े हुए, जैसे कि आप सपोज कीजिए मैं आज कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, ओके, और मैं कांग्रेस से जीत जाता हूँ, ओके, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट किया, कांग्रेस के मेंबर्स को सपोर्ट किया, लोगों ने भी मुझे उसी के अकॉर्डिंग वोट किया, और बाद में मैं बीजेपी में या फिर किसी JDU में जाके चला जाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मैंने जिस कंसाइंस या फिर जिस इलेक्टोरेट ने मुझे जिताया है उसको कहीं ना कहीं डिफेक्ट किया है मैंने। ओके, सेकंड केस क्या होता है? इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब अगर ऐसा ही होता रहेगा कि एक मेंबर दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरा मेंबर तीसरी में जा रहा है, तो कभी भी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
और अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो गवर्नमेंट हमारा नॉर्मल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उन पर काम नहीं कर पाएगा, अपनी गवर्नमेंट बचाने में ही लगा रहेगा। ये केस हमने कब देख, ये जो इंस्टेंस मैंने आपको बताया ना, ये सबसे फेमसली हमने जाना था आया राम गया राम के केस में। आया राम गया राम एक स्लोगन था 1960s में, ठीक है। उस केस में क्या था, एक राम एमएलए था, ओके, जो किसी एक पार्टी का मेंबर था पहले, उसके बाद दूसरी पार्टी में गया, दूसरे से फिर तीसरे में गया, उसके बाद दोबारा लौट के उसी पार्टी में आ गया। तो वो ऐसे ही जाता रहता था, ओके। क्यों? क्योंकि उसको पावर के लिए, पोजीशन के लिए उसके कुछ पर्सनल बेनिफिट्स थे। लेकिन इससे होता क्या था कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं रही, गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंसी रहती थी और कोई काम नहीं कर पाती थी। तो इस चीज़ को बचने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया। थर्ड केस आता है इसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग को भी प्रमोट करता है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के मेंबर्स को चाहते हैं कि हमारी साइड आ जाए, ओके, जैसे कि हमारी मेजोरिटी बन सके और बाद में हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जब एक पार्टी के मेंबर दूसरे को कुछ ऑफिस के लिए बोलते हैं, आपको हम मटेरियल्स प्लस नॉन मटेरियल्स बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, तो उससे एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त चलने लगती है, ओके। तो ये सारी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। ये हमारा थर्ड इशू आता है। उसके और भी इशू आते हैं कि जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहती है, जिसमें बोला गया है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी और एमएलए चूज होके आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है इस केस में कि जब बोला गया है कि आपको अपनी पार्टी के विम्स और उनकी फैंसीज या फिर उसकी ने जो विप्स जारी कर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डिसीजंस लेने होंगे, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी एमपी अगर सपोज कीजिए किसी एक कंस्टिट्यूएंसी जीत के आया है, ओके, उसने अपने भी जो भी पीपल थे उनको कुछ वादा किया है, कुछ भी किया है, तो वो उनको नहीं निभा पाएगा क्योंकि उसकी पहली लॉयल्टी किसके लिए रहेगी? अपनी पार्टी के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही चली जाती है, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आता है हमारा, ओके। साथ में एक क्रिटिसिज्म और आता है कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट पे, वो भी कहीं ना कहीं प्रोहिबिट होता है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई एमपी हमारा इलेक्ट होकर आया है, वो एक पार्टी से एफिलिएशन रखता है और उसको ये बोला गया है कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट वॉइस नहीं उठा सकते हो, ओके। मतलब आप अपनी डिसेंट भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो पब्लिक में। इट मीन्स दैट कि आपकी पार्टी ने कोई भी डिसीजन लिया है वो आपको मानना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो अपनी जो भी पार्टी के डिसीजंस होंगे, मतलब सुप्रीम कमांडिंग अथॉरिटी होगी पार्टी का, वो डिसीजन उन्होंने ले लिए होंगे, उनको सपोर्ट करना ही उसके बाद एकमात्र ऑप्शन होगा। अदरवाइज उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वो हमारी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव को एक मोनोपोलिस्टिक पावर देती है और उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाते उसके मेंबर्स वगैरह। तो ये भी एक इशू आता है इसके अंदर, ठीक है। एक हमारा कुछ क्वेश्चन उठते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर के रोल के ऊपर। प्रेसिडिंग रोल के ऑफिसर, जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेकेंड थिंग, प्रेसिडिंग ऑफिसर एक पार्टी से एफिलिएशन रखता है और प्रेसिडिंग ऑफिसर बनने के लिए उसको मेजोरिटी पार्टी पर डिपेंड रहना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी भी वो उसको स्पीकर की पोस्ट से हटा दिया जा सकता है, ओके। तो वो ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजंस लेता है। रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजन लेता तो बहुत बार इसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ओके। तो ये स्पीकर के रोल पे भी इश्यूज हैं, ओके। साथ में वही पहले हमने बोला कि किसी पार्टी से एफिलिएशन होगा, आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते हो, तो एक फेयर और न्यूट्रल डिबेट नहीं हो सकती है, ओके। ये सारे इश्यूज हैं हमारे डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद वही कि हाँ, ये लेजिस्लेटर की एबिलिटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, तो हमने बहुत अच्छे से जाना है कि हाँ, ये लेजिस्लेटर की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और अगर वो करना चाहे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देते हैं, ओके। तो किसी भी मैटर पे हम वो अपने खुल के एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता है, खुल के डिसेंट नहीं बता सकता है, खुल के इशूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वॉइस को नहीं उठा पाता है, तो हाँ, ये लेजिस्लेटर की एबिलिटी को इफेक्ट करता है, ओके। उसके बाद फिर बोला कि हाँ, इतने सारे इशूज हैं, तो हमको क्या करना चाहिए इस केस में कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के सारे इशूज हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है
कि जैसे कि हम ये तो मेरा पहला ऑप्शन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का हर समय यूज ना करें, ऐसे समय पे ही यूज करें जहाँ की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात की गई हो, जिससे गवर्नमेंट गिर सकती हो, उन्हीं पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल हो। जैसा कि आज की डेट में हमारा यूके गवर्नमेंट फॉलो कर रही है यही मॉडल, कि सिर्फ उन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा जिस पे गवर्नमेंट गिरने की आशंका है, और वैसे चाहे तो किसी भी पार्टी का एमपी एमएलए अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज भी कर सकता है कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। ओके, पहला सजेशन ये आता है। सेकंड सजेशन हमारे इलेक्शन कमीशन ने दिया गया, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने भी दिया गया कि इसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ये पावर छीन ली जाए कि वो उसका डिसीजन फाइनल होगा, और ये पावर छीन के किसको दे दी जाए, प्रेसिडेंट को, और एमएलए या फिर स्टेट लेजर के केस में गवर्नर को दे दी जाए। और वो गवर्नर ये डिसीजन लेगा तो किसकी एडवाइस से लेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिससे कि ये डिसीजन न्यूट्रल तरीके से लिया जा सके। ओके, थर्ड सजेशन आती है इस केस में कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, वो काम करेगा सिर्फ इसी के केस में कि कब हमारा 10 शेड्यूल एप्लीकेबल होगा, कब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ओके, तो क्योंकि इसके हमने क्या देखा था अभी कि स्पीकर की पोस्ट न्यूट्रल नहीं रह पाती, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अलग से बना सकते हैं। ये हमारे जस्टिस वर्मा कमेटी थी, उन्होंने ये ऐसा रिकमेंडेशन की है। ओके, साथ में हमारी एक और रिकमेंडेशन आती है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बनाई जाए। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी मतलब कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें कि एक मेंबर अपने इश्यूज को ओपनली डिस्कस कर सके, जो भी डिसीजंस हों एक डेमोक्रेटिक वे से लिए जा सके। ओके, जिससे क्या होगा कि अगर हम ओपन में पब्लिक में अगर नहीं भी डिसेंट शो कर पा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए उस इशू को ओपनली न्यूट्रल वे तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो पब्लिक में इशू आएगा, तो उससे भी वो लेजिस्लेटर हैं उनको थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट होगा, और वो अपने व्यूज को ओपनली एक्सप्रेस कर सकेंगे। ओके, तो ये सारे हमारे सजेशंस हैं जिससे कि हम अपने एंटी डिफेक्शन लॉ को सुधार सकते हैं। ओके, और उसके बाद इसको हमको कंक्लूड करना हो तो कंक्लूड करने के लिए सबसे बेस्ट लाइन है कि वी नीड टू रीलुक द एंटी डिफेक्शन लॉ इन ऑर्डर टू प्लग द लूप होल्स टू achieve a balance of right of the legislators and the legislative stability। मतलब हमारा जो इसका मेन मोटिव क्या था कि स्टेबिलिटी रहे गवर्नमेंट में, प्लस दूसरी साइड क्या हो कि जो भी राइट्स हैं लेजिस्लेटर्स की उनको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो इनके बीच में हमको बैलेंस स्टेबलाइज करना है। ओके, साथ में एक रैशनलाइज्ड वर्जन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आना है जिसमें कि हम एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बना सकें। ओके, तो आपको समझ में आया ना कि अगर आपके पास कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन आता है तो आपको उससे कैसे डील करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, इस लॉ के अंदर कौन कौन से इशूज हैं और उनको हम कैसे रिमेडिएट कर सकते हैं, और साथ में फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। इसके बाद ही हमारा एक मेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, होप आपको ये सबसे बहुत नॉलेज मिली होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।